आगे एक्सटेंसिव क्वेश्चन से बढ़ते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी की क्या डेफिनेशन होती है उसको बताना है अपने। तो और राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल इकोसिस्टम। सो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह लिविंग ऑन अर्थ या लिविंग अक्रॉस अ पर्टिकुलर रीजन और स्पीशीज और प्लैनेट। तो इसमें इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज एंड ऑफ इकोसिस्टम्स। फिर बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इसेंशियल है, क्योंकि क्या फायदा है इसका, बिकॉज क्वेश्चन में क्या सेकंड पार्ट है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी के आपने डेफिनेशन के बाद बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस बताएंगे जिसमें बताएंगे कि इट इज एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी, sustainability of natural ecosystems, ensure the presence of species that perform various ecological roles, such as pollination, decomposition, nutrient cycling, etc. ये सारे हमने पूरी इसकी वो बता दी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं होगी बायोडाइवर्सिटी या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर हो जाए सो क्या हो सकता है कि तो इट कैन डिस्टर्ब इकोसिस्टम्स, रिड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड अफेक्ट ह्यूमन सर्वाइवल। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन, हाउ आर द ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। अच्छा, इसमें भी टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। पहले आपने डिफाइन करनी है, क्लासिफिकेशन बताना है कि क्या होती है, फिर उसके बाद उसमें कैसे किया जाता है क्लासिफिकेशन वो भी बतानी है। तो क्लासिफिकेशन जो है क्या है, साइंटिफिक मेथड है ऑर्गेनाइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, फिर मेक द स्टडी इजियर, मोर सिस्टमैटिक, ये सारी बातें बता दी। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड यूजिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन मॉर्फोलॉजी, यानी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आपने बताने के ऊपर क्लासिफिकेशन होती है, और फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वगैरह। तो क्लासिफिकेशन किस उससे होती है, ब्रॉडर टू मोर स्पेसिफिक रैंक्स, यानी सबसे बड़े रैंक से लेकर सबसे स्मॉलेस्ट स्पेसिफिक रैंक पर आते हैं। तो सबसे पहले होते हैं डोमेन, जो कि सबसे तीन मेजर डोमेन्स हैं, पर बड़े बड़े सबसे बड़ी ग्रुप्स होते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया आ जाते हैं। फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस एंड स्पीशीज। इसमें आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डीएनए एनालिसिस भी होगा है। ये बात अगर ना भी मेंशन करें तो भी इट्स ओके, बस आपने थोड़ा सा एक्सटेंसिव आंसर ही लिखना है। This method allows scientists to identify organisms, predict characteristics, and study their roles in nature more efficiently. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन एम क्या, तो यह है कि टू ऑर्गेनाइज द immense diversity of life into manageable and understandable categories. It helps in identifying organisms and understanding their evolutionary relationships. क्या बताया कि क्लासिफिकेशन क्या रहा है, साइंटिस्ट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या क्या मतलब इनकी ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आएंगे, क्या हो सकता है, बिकॉज अगर आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे होते हो तो आपको एक पैटर्न पता होता है कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह रहते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो उसका एक पूरा प्रोडिक्शन वगैरह आपके पास होती है। फिर क्लासिफिकेशन अलाउ साइंटिस्ट टू प्रेडिक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर ग्रुप। वही बात, ट्रेस द लाइनेज ऑफ देयर स्पीशीज। हाँ, अगर आपको ज़ाहिर पूरी चीज़ें पता होंगी, उनके बारे में पूरी जेनेटिक मेकअप वगैरह पता होगा, तो आप उनको पीछे से ट्रैक कर सकते हैं कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म पहले किस तरह एग्जिस्ट किया करता। जैसे जो अगर हम एक जो कहते हैं ना कि होमोसेपियंस, अगर हम ह्यूमंस होमोसेपियंस हैं, सो होमोसेपियंस इज आल्सो द सेम स्पीशीज जो कि चिंपैंजीज की है या मंकीज की है। तो हम इसका मतलब बहुत पहले के ज़माने में लाइनेज अगर ट्रेस की जाए, तो ये एक एवोल्यूशनरी थ्योरी है। आई एम नॉट सेइंग ये सही है गलत है, ज़ाहिर इसमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव सब कुछ आ जाता है, बट ये कहा जा सकता है कि चिंपैंजीज से ही निकले हैं इंसान। ये आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी कहीं हिस्ट्री वगैरह में ये थ्योरी। सो एवोल्यूशनरी थ्योरी कहा जाता है इसको। फिर कैट्स और लायंस के बारे में बताया कि कैट्स जो है वो एक न्यू मॉडिफाइड फॉर्म है ऑफ टाइगर्स एंड लायंस। सो ये सारी इस तरह से आप लाइनेज ट्रेस कर सकते हैं स्पीशीज की। फिर अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू वन अनदर, कैसे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। वही बात कि जैसे कैट्स को आप हमेशा टाइगर्स और लायंस की कैटेगरी में रखते हो,
बिकॉज सारी बिग कैट्स की कैटेगरी में आती है और अभी टाइगर्स वाली ही सेम स्पीशीज मेनली। सो किस तरह से रिलेटेड है, मतलब कैसे तो कजन है एक दूसरे का, तो वैसी बात। ठीक है, it also facilitates accurate communication among scientists worldwide and provides a standardized system for naming organisms. Moreover, classification helps in conservation by conservation efforts by identifying। अच्छा, अगर आप endangered species, बहुत सारे ऐसे आजकल organisms हैं, animals हैं, species हैं जो कि endangered हो चुके हैं, जैसे pandas हैं और polar bears हैं जो कि अब बहुत कम रह गए हैं। तो अब उनको आपने बस जहाँ पे बचे हुए हैं उन्हीं की फीडिंग करवा, रिप्रोडक्शन करवा के उनको ही बचाया जा रहा है ताकि उनकी कदर मजीद खत्म हुए। जो पैंडाज हैं वो सिर्फ चाइना के एक एरिया में बचे हैं, पोलर बियर्स भी किसी एक एरिया में से थोड़े से रहते हैं। सो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। क्लासिफिकेशन के थ्रू आपको ये पता चल जाता है कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज है, उनको किस तरह बचाना है, किस तरह से उनकी प्रोटेक्शन करनी है, वो सारा। ठीक है, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, आदली फातिमा आप बन सकते हो, आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तब हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? वो एरिस्टोटल से बिगिन होती है। तो जिसने ग्रुप किया था प्लांट्स को, एनिमल्स को, और बाकी सब डिवाइड किए गए थे एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर ग्रुप। फिर उनको सिंपल सिस्टम किया था बाय कैरोलिस लिनोआ, जिसने टेक्सोनॉमी की बात की। कैरोलिस मोस्ट साइंटिफिक एंड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात आ गई, टेक्सोनॉमिक रैंक्स वगैरह हो गए। फिर बाद में माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से आपको पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहे हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स आंखों से नजर आ रहे हैं, वही है। फिर माइक्रोस्कोप की वजह से पता चला अच्छा बहुत सारी तो ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से पता नजर आती है, लेकिन एक्चुअली वो भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे पूरा जो प्रोटिस्टा का जो डोमेन है वो सिर्फ कैसे बनी, वो भी किंगडम जो बना उसका, वो भी इसी बात से बना कि अच्छा वो भी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो यूनिसेलुलर सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, which are in the two kingdom system. This gave rise to 3 kingdom and 5 kingdom classifications। वही बात। फिर कार्ल वूज ने एक मॉलिक्यूलर डेटा की बात की कि इससे आप 3 किंगडम सिस्टम बना सकते हैं, जो कि ये वाला आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया है, 3 डोमेन सिस्टम। सो इस तरह से, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमेन आर्किया। अच्छा, आर्किया के सिर्फ आर्किया के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम इस बारे में लिखेंगे डोमेन आर्किया। इट कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर prokaryotes। So unicellular prokaryotes have distinct genetic and biochemical characteristics separating them from bacteria। They lack a true nucleus and membrane bound organelles। because सारे prokaryotes हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा और membrane bound organelles भी नहीं होंगे। और but has unique cell membrane lipids। हाँ सारे इनके अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे लिपिड्स हैं और जीन एक्सप्रेशन की चीज़ें हैं जो कि वो यूकेरियोट्स की जैसी लगती हैं, बैक्टीरिया जैसी नहीं लगती। बिकॉज यूजुअली जो प्रोकैरियोट्स हैं वो कौन है, बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया हो गया या आर्किया हो गया, वो सॉरी प्रोटिस्ट वगैरह, वो सारे प्रोकैरियोट्स हैं, राइट। तो बैक्टीरिया से ज़्यादा मिलता नहीं है ये, इसका जो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जो क्वालिटीज़ हैं वो बैक्टीरिया की बजाय यूकैरियोट्स जैसी ज़्यादा है, ठीक है। तो आर्किया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स जैसे हाई टेम्परेचर एंड हॉट स्प्रिंग्स। हाँ, जैसे अभी हमने बात की ना कि ये बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सर्टेन इन्वायरमेंट चाहिए। सॉल्ट लेक्स एंड एसिडिक मीथेन हैबिटेट्स
जैसे कि वो क्यों तो ये वोल्केनोज अगर आपने आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जिसमें बहुत गर्म लावा होता है, सो वहाँ उसके आसपास जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो आर्किया होते हैं, या जो बहुत सी के डीप में चले जाते हैं जहाँ बहुत एसिड होता है वहाँ पर आर्किया मौजूद होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी कि वो बस अपनी उनकी ग्रोथ के लिए कोई दूसरा पर ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए होता, दे जस्ट अपने आप में ही वो रिप्रोड्यूस करके आगे बढ़ती है बाय बाइनरी फिशन। ये आगे का जो चैप्टर आपके पास आएगा सेल साइकिल वाला, उसमें हम ये सब पढ़ेंगे, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन वगैरह, सो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है सेल वॉल्स में, ठीक है, जो डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम बैक्टीरिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमेन बैक्टीरिया और यूकेरिया। अभी आर्किया का पूछा, अब बाकी दोनों डोमेन से पूछेंगे, जस्ट बैक्टीरिया और यूकेरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में बताओगे कि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इनके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन होता है इनकी भी सेल वॉल्स के अंदर। हाँ, बैक्टीरिया आर फाउंड इन नियरली एवरी हैबिटेट और नियरली बेनिफिशियल लाइक दैट बैक्टीरिया। हाँ, अब जरूरी नहीं है कि हमें से बैक्टीरिया का सिर्फ दिमाग में आता है ना, अच्छा बैक्टीरिया तो बीमारियां फैलाते हैं तो सारे हार्मफुल होंगे, जब ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे, जैसे गट बैक्टीरिया होता है, कुछ डिकम्पोजेज होते हैं, ऐसे बहुत सारे आपकी बॉडी के अंदर कोई सेल या कोई भी ऑर्गन वगैरह में, ऑर्गन नहीं है कोई, अगर सेल आपके जो उनकी लाइफ खत्म हो जाती है तो उनको डिकम्पोज करने के लिए भी बैक्टीरियाज होते हैं। सो अच्छे वाले बैक्टीरिया भी होते हैं और पैथोजेनिक भी होते हैं, ज़ाहिर जो कि हार्मफुल हो। सो डोमेन यूकेरिया होता है, जो कि ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सारे, जिनके सेल्स में टू न्यूक्लियस भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं, सारे हैं, और ये 4 किंगडम्स में डिवाइड होते हैं, विच इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिया। और ये यूकेरियोट्स हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, बहुत फंक्शंस होते हैं, न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं सब। फिर क्वेश्चन 7 है, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4 किंगडम्स ऑफ डोमेन यूकेरिया। तो यानी कि अब यूकेरिया के अंदर जो 4 डोमेन्स हैं, एक प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, तो इनकी क्या डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे आपको पता चलेगा कौन सी फंजाई है, कौन प्रोटिस्टा है, कौन प्लांट्स है, कौन एनिमेलिया है, अब उसको बताते हैं। तो प्रोटिस्टा जो है ज्यादातर के यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है, तो यानी अभी तक हमने पढ़ा ऊपर जो कौन सा पढ़ा, आर्किया पढ़े थे ना, यूनिसेल्युलर ये प्रोकैरियोट्स थे, और इसमें एक से प्रोटिस्टा जो है बिकॉज ऑफ यूकेरिया की ही कैटेगरी है, डोमेन का किंगडम है, तो वो यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स होंगे। इनकी बहुत सारी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होती हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक। फंजाई जो है वो मल्टी सेल्युलर होंगे, ईस्ट के अलावा बाकी सारे मल्टी सेल्युलर होते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं एंड सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। और प्लांट्स जो है वो मल्टी सेल्युलर ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि वो अपने आप में फूल बनाते हैं, और सेल वॉल इनकी सेल्यूलोज की बनी होती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमेलिया जो है मल्टी सेल्युलर हेटरोट्रॉफ्स हैं, और ये सेल वॉल नहीं होती, इनकी केपेबल मूवमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं आसान, ठीक है। ये सारी बेसिक डायग्नोस्टिक कैटेगरीज हैं। फिर क्वेश्चन 8 है, डिस्क्राइब द टैक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सारे जो ये टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं, टैक्सास हैं, इन सब की हमें बतानी है क्या इनकी कैटेगरीज, वो क्या किस तरह के होता है। डिस्क्राइब का मतलब है बस आपने बेसिकली एक्सप्लेन करना है, और फिजिकली तो टैक्सोनॉमिक रैंक्स जो है वो हायरार्की होती है जिससे क्लासिफाई करते हैं आप ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम मोस्ट जनरल टू मोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरीज। अब रैंक्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे बड़े से सबसे छोटे रैंक पर जाना। तो डोमेन सबसे बड़ा रैंक है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये इस होती है। हर लेवल जो है वो इनकी शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स पे होता है, और स्पीशीज जो है सबसे स्पेसिफिक लेवल है, जो कि सिर्फ वो वाले इंडिविजुअल होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे आप थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा हायरार्की ब्रॉडर और डाइवर्स होना शुरू हो जाती है, उतनी स्पेसिफिक नहीं रहती, ठीक है। फिर द सिस्टम जो है वो हेल्प्स इन बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हम कह रहे हैं राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्पीशीज। तो हमें स्पीशीज के बारे में थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा उस पर ब्रीफ नोट देना है। So, a species is the most specific and fundamental unit of classification in biology. It includes a group of organisms that share common characteristics, are genetically similar, and can interbreed to produce fertile offspring. यही बात हुई basic definition है इसकी। Members of species typically have a same number of chromosomes. हाँ, ये बात एक अलग है। Same number of chromosomes होते हैं, similar DNA sequence होती है, while reproductive isolation is key defining features. Some exceptions like mules exist. हाँ, सारी ही इनकी यही
वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ही आपका मेन फीचर होता है, लेकिन म्यूल्स की तरह की कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि प्रॉपर स्पीशीज नहीं है, इवन दो वो स्पीशी की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग स्पीशीज इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ सको, आप कंजर्वेशन पढ़ सको, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ सको। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, डिस्क्राइब एम्स, प्रिंसिपल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर यूजिंग लोकल एग्जांपल। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन कभी आए ना, तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है और उसमें आपने हर पार्ट का अलग अलग मतलब जवाब सब कुछ सारी अपने आंसर को बाद में ना जब पूरा लिख चुके हूँ तो यू हैव टू चेकलिस्ट की तरह से टिक करना होता है कि अच्छा हमने ये चीज दे दी, बाकी सब क्या, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, पहले अपने सिर्फ डेफिनेशन देनी है क्या होता है। तो अगर हम साथ इस तरह पार्ट्स में लेके आंसर को चलें तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द साइंटिफिक सिस्टम जिससे आप ऑर्गेनिजम्स को नेम करते हैं यूजिंग टू लेटिव और लेटिनाइज्ड नेम्स। फॉर एग्जांपल एक जीनस नेम कैपिटलाइज्ड एंड स्पीशीज नेम लोअर केस। फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस। फिर डिस्क्राइब एम्स, क्या होता है इसके एम्स, प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंस और एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल तो हमने चेकलिस्ट ऊपर कर दिया है, ऊपर एग्जाम्पल दे दिया ये होमो सेपियंस की। आगे देखते हैं एम्स क्या है इससे। इंट्रोड्यूस एम इज टू मीन एम to provide a universal standardized name for every species, ताकि सबके पास एक स्टैंडर्ड नेम हो अलग अलग, eliminating confusion, ताकि लोकल नेम से confusion ना क्रिएट हो पाए। बिकॉज हो सकता है अगर मैं कैट इंग्लिश में यहाँ पर कह रही हूँ, इंग्लिश में कह रही हूँ कैट को और उर्दू में इसको बिल्ली कहते हैं, तो अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है मैं कुछ और समझूँ कि अच्छा ये कैट तो कुछ और है, या अगर मैं उर्दू में बात में कहूँगी अच्छा बिल्ली कुछ और हो सकती है। जिस तरह कंफ्यूजन लोकल नाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक स्टैंडर्ड नेम हो जाता है। इंसान को एक ह्यूमन कहते हैं आप इंग्लिश में, उर्दू में इंसान कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड नेम हो गया कि होमो सेपियंस है। ठीक है, तो ये इस तरह से कंफ्यूजन वगैरह से बचाता है। द सिस्टम फॉलोज प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है? सच एज यूजिंग लैटिन, इटैलिकाइजिंग नेम्स एंड इंश्योरिंग यूनिकनेस फॉर ईच स्पीशीज। अब ये पार्ट भी क्लियर हो गया, मतलब ये पार्ट भी चेकलिस्ट होगी। फिर इम्पोर्टेंट क्यों है? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउज साइंटिस्ट ग्लोबली to communicate clearly, avoids duplication and reflects the relationship between organisms। ठीक है, ताकि आप इजीली कम्युनिकेट कर सकें दुनिया भर में एक ही नाम के साथ। अच्छा ये वाला जो नाम है ये इसकी बीमारी है, ये सब कुछ चीज़ है, सो हर जगह सेम नेम यूज हो रहा है। डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता कि एक ही नाम की मल्टीपल मीनिंग हो, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स एक ही नाम के हों, ये नहीं हो सकता। और रिलेशनशिप पता चलती है आपको ऑर्गेनिज्म से बीच कि अगर एक नाम का ये वाला ऑर्गेनिज्म है, ये वाली अगर एनिमल है तो दूसरा इस नाम का, इस करीब करीब नाम का अगर कोई एनिमल है तो आपको पता चलेगा अच्छा ये भी आपस में शायद लिंक है या इनकी कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है लास्ट क्वेश्चन। स्टेट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस। तो वायरसेस को क्लासिफाई करने की आपने लगानी है प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या है? वायरसेस पोज यूनिक चैलेंजेस टू क्लासिफिकेशन बिकॉज दे डू नॉट फिट neatly into the traditional definitions of living organisms. They lack cellular structure, do not carry out metabolism on their own, and require a host to reproduce। ठीक है, यही बात जो आंसर की थी पहले। ये पूरा जो लास्ट वाला टॉपिक था ना वायरस वगैरह, वो पूरा इसमें यहाँ पर आंसर है। ठीक।